जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड क्षेत्रीय राजवंश का दूसरा पार्ट देखेंगे। इसके पहले एक पार्ट दे चुके हैं, अगर आप नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा, वहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोनों पार्ट अगर देखेंगे तो यहां से आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीका से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके पहले जो है हम मुंडा राजवंश को देख चुके हैं, मुंडा राजवंश को देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद नागवंशी 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 राजवंश को देख चुके हैं, और एक यहाँ पे रामगढ़ राजवंश को देख चुके हैं, रामगढ़ और राजवंश को देख चुके हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। इसके बाद ये पार्ट को देखेंगे तो अच्छा आपको समझ में आएगा। इस तरह से पूरा क्षेत्रीय राजवंश हम खत्म कर देंगे और ये 2 ही पार्ट में पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। जेपीएससी दे, जेएसएससी का एग्जाम दे, चाहे उत्पाद पुलिस फील्ड वर्कर कोई भी एग्जाम देंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, इजी फॉर स्टडीज के नाम से मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। मात्र 25 रुपया में 3000 प्लस प्रश्न साइंस का झारखंड उत्पाद पुलिस फील्ड वर्कर कचपाल के लिए दिया हुआ है, मात्र 25 रुपया में। इसको जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, बस चैनल सपोर्ट के लिए ऐसा ही है। ठीक है, आप लोग के लिए सब जो सुविधा आया है एक प्रकार से उसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेशन ये करता है और कुछ नहीं है। बाकी जो है 99 रुपया में करंट अफेयर, और मेरे सलाह से 2400 जिला जो है 216 पेज का 99 रुपया में, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपका आधा जो जीएस है वो यही कवर कर देगा। ठीक है, 2400 जिला अच्छा से पढ़ लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो ये भी आप 99 रुपया में ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ये एक एक करके हम पूरा विस्तार से चलते हैं। इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात यहां पर किया जाए, पलामू का रक्सेल वंश का बात करेंगे। पलामू का रक्सेल वंश बहुत लंबे समय तक तो हालांकि नहीं रहा था, लेकिन थोड़ा सा इसका चर्चा करना जरूरी है। चेरो लोग तो इसको थूर थार करके भगा देगा, ऐसा बात नहीं है कि इसको छोड़ देता है लोग। देखिए प्रारंभ में देखा जाए तो पलामू का जो रक्सेल से प्रभावित एरिया हुआ करता था, जो पलामू है रक्सेलों से प्रभावित था पलामू का क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि देखिए ये सुरगुजा वाला क्षेत्र हो, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, उस क्षेत्र के लोग थे, लेकिन यहां तक कब्जाया हुआ था ये सब लोग। ठीक है, तो पलामू का जो क्षेत्र था वो रक्सेलों का प्रभाव में था पहले। ठीक है, और रक्सेल जो है स्वयं को राजपूत कहते थे। क्या कहते थे? राजपूत स्वयं को कहता था ये सब, पूरा पलामू में चढ़ करके रहता था ये सब। ठीक है, अगर बोला जाए तो इनका आगमन जो हुआ था वो कहां से हुआ था, तो राजपूताना जो क्षेत्र है रोहतासगढ़, इस क्षेत्र से हुआ था। ठीक है, तो अपने आप को राजपूत बोलते थे क्योंकि राजपूताना क्षेत्र से, रोहतासगढ़ से इनका आगमन हुआ था, और पलामू पर इसका पूरा तरीका से अस्तित्व था, ये याद रखिएगा। ठीक है, इस समय जो है ये जिस समय रक्सेल यहां पर थे, इस समय जो झारखंड के क्षेत्र में कोरबा जनजाति, गोंड जनजाति, उसके बाद पहाड़िया जनजाति, किसान, उसके बाद खरवार, ये सब जो है रक्सेलों के समय जो है वो प्रमुख जनजाति थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, कभी पूछ ना दे। वैसे ये पूछता है कि ये जरूर पूछेगा। ठीक है, रक्सेल जो है वो किसके समय में थे, तो खरवार उस समय शासन में थे। खरवार के राजा जो है यहाँ पे प्रताप धवन जो है वो शासन कर रहा था इस क्षेत्र में, जिस समय यहाँ पे रक्सेलों का प्रभाव था। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो देखिए खरवार जो है ना बहुत गुस्सेला प्रवृत्ति के जनजाति थे। जनजाति जो है अपने आप को सूर्यवंशी ये सब कहता है, जिस तरह से जो रक्सेल लोग अपने आप को राजपूत कहता था, उसी तरह से ये सब सूर्यवंशी अपने आप को कहता है। ठीक है, और बहुत घुसेला स्वभाव का जनजाति होता है ये खरवार। ठीक है, तो सर्वाधिक इसकी संख्या जो इस समय थी, तो यहाँ पे जो शासक हुआ करते थे वो प्रताप धवन हुआ करते थे। तो याद रखिएगा, रक्सेल जिस समय पलामू पर शासन कर रहे थे, रूल कर रहे थे, उस समय प्रताप धवन जो है वो यहाँ पे शासक था, किसका? खरवार जनजातियों से संबंधित है। याद रखेंगे, एकमात्र जो है प्रतापी शासक यही था, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर आता है इनका जाने का। ठीक है, इनका जाने का नंबर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, अगर बात किया जाए, थोड़ा सा पेन को हम चेंज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि देखा जाए तो रक्सेलों को पलामू का क्षेत्र जो है वो पूरा तरीका से 16वीं शताब्दी में देखा जाए तो चेरो जो है, चेरो जनजाति के लोग यहाँ पर आते हैं
और वो इस सबको अपदस्त कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। कुल मिला के 16वीं शताब्दी जो है इनके लिए एक डेडलाइन क्लियर हो जाता है कि अब रक्सेल जो है पलामू के क्षेत्र में नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर जो है चेरो आकर के इनको अपदस्त करेंगे और चेरो जो है अब यहाँ पे रूल करेंगे, शासन करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा रक्सेल यहाँ से हट जाते हैं 16वीं शताब्दी के आसपास में, और चेरो का यहाँ पे आगमन हो जाता है। चेरो जो है आ जाते हैं, चेरो जनजाति के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, और इस तरह से पलामू में अब चेरो राजवंश का शासन सत्ता स्थापित होगा और रक्सेल का यहाँ पे खात्मा हो जाएगा। रक्सेल जो है अपना सुरगुजा उरगुजा वाला क्षेत्र जो जानते होंगे आप, उड़ीसा का क्षेत्र पड़ता है, वहां पर, उड़ीसा नहीं छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, वहां पर जो है ये अपना सब बोरिया बिस्तर बांध करके निकल लेते हैं। ठीक है, अब यहां से पढ़ना है आपको पलामू का चेरो वंश। पलामू का चेरो वंश इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पलामू का चेरो वंश के बारे में हमको विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, अगर बात यहां पर किया जाए तो देखिए चेरो जो है वो क्या किए थे, रक्सेलों को पराजित किए यहाँ पे, और उसके बाद अपने राज्य का स्थापना यहाँ पर किए थे। ठीक है, किसको अपदस्त करके, किसको हरा करके, तो रक्सेलों को हरा करके पलामू पर अपना कब्जा स्थापित किया था यहाँ पे चेरो ने। ठीक है, चेरो वंशीय जो शासक था, याद रखेंगे ये शासक जो है वो आधुनिक पलामू का निर्माण करवाया था। यहाँ पे आधुनिक पलामू का निर्माण करवाने का काम जो है वो चेरो वंशीय शासकों ने ही करवाया था। तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा आधुनिक पलामू का निर्माण किसने कराया था, तो ये चेरो शासकों ने करवाया था, चेरो शासकों ने करवाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इस्लामिक जो करण है उसके विरुद्ध में सशस्त्र विद्रोह करने का भी काम किया था। जैसे इस्लामीकरण कहने का मतलब है कि इस एरिया में जो है वो मुगल का अस्तित्व होना, दिल्ली सल्तनत का पूरा कब्जा होना, ये नहीं होने दिया था। और इसके लिए जो है ये चेरो लोग जो है पूरा पुरजोर विरोध किया था। ये याद रखेंगे, सशस्त्र विद्रोह किया था, मतलब शस्त्र के साथ विद्रोह करने का काम इन्होंने किया था, चेरो जनजातियों ने किया था। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, अब यहां से देखिए ये बेसिक बात हुआ। अब यहां से चेरो वंशीय शासकों का दौर प्रारंभ होगा और सब शासक के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहां से क्वेश्चन बनता है, उसको पढ़ने की जरूरत है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे भगवत राय, ठीक है, भगवत राय, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, भगवंत राय, भगवंत राय, भगवंत केसरी। एक मूवी है साउथ इंडियन में, हम बहुत बार देखे हैं, भगवंत केसरी, तो भगवंत राय। ठीक है, ये भागवत राय, यही इन्हीं का नाम है, याद रखेंगे। यही व्यक्ति जो है ये चेरो राजवंश का संस्थापक होगा। तो वही आपको यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी लेना है। ये मान सिंह के यहाँ नौकरी करता था, नौकर का काम करता था, बाद में मान सिंह को ही टपका दिया और उसके बाद सत्ता शासन जो है वो अपने हाथों में कब्जा लिया था। ठीक है, तो ये रक्सेल जो शासक मान सिंह था उसी का कब्जा किया हुआ सत्ता शासन इसका था, याद रखेंगे। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि पलामू में चेरो वंश का जो स्थापना है वो 1572 ईस्वी में किया गया था। 1572 ईस्वी में ये किया था भगवंत राय। ठीक है, भगवंत राय ने यहां पर किया था। चेरो वंशीय शासक जो है ये भगवंत राय ने इसका स्थापना किया था। और ये भगवंत राय था कौन, तो ये रक्सेल जो राजा थे मान सिंह, उनके यहाँ नौकरी करता था, नौकर का काम करता था। बाद में जो है ये क्या किया, ये जो है मतलब भगवंत राय क्या किया, यहाँ पर चेरो वंश का स्थापना करने के समय ये मान सिंह को टपका दिया। ठीक है, अब मान सिंह को जैसे टपकाया और अपना राजकाज का स्थापना, चेरो वंश की स्थापना कर दिया था 1572 ईस्वी में। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बस इतना ही पूछता है। बेसिकली यह नहीं पूछेगा कि किसको टपका करके और चेरो राजवंश का स्थापना किया गया था, बस ये पूछेगा चेरो वंश का संस्थापक कौन था और चेरो वंश का जो स्थापना कब हुआ था। तो 1572 ईस्वी में भगवंत राय ने किया था। ठीक है, ये याद रखेंगे, भागवत राय या भगवंत राय ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद एक शासक यहां पर चेरो वंश का बना था, ये याद रखेंगे, अनंत राय। अनंत राय जो शासक बना था वो जहांगीर के समकालीन था।
बस इतना ही याद रखना है, ये कुछ किया था नहीं। देखिए सब शासक बहुत कुछ नहीं करता है, तो हमको सबको डिटेल से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जहां से अच्छा क्वेश्चन बनेगा वहीं से पढ़ने का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो अनंत राय जो है ये बस जहांगीर के समकालीन था, और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं दिमाग में रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो शासक है इसके बारे में थोड़ा सा दिमाग में रखना, क्योंकि इसको बहुत परेशान किया था लोग, सहबल राय, ठीक है। सहबल राय जो है ना, इसको परेशान क्या किया था, इसको तो सीधे बाघ को सौंप दिया था, बाघ नोच नोच करके खा गया था बेचारा का। तो ये याद रखेंगे, यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा सहबल राय। देखिए ये चेरोवंशीय शासक था सहबल राय। तो सहबल राय से संबंधित है क्या कि सहबल राय जो है यहां पर देखा जाए तो इसके शासन काल में यहां पर देखा जाए तो चेरो राजवंश का विस्तार जो है वो कहां तक हो गया था, तो ये चौपारण तक हो गया था। चौपारण जो है हजारीबाग के क्षेत्र में पड़ता है, तो चौपारण हजारीबाग तक इसका अच्छा खासा विस्तार हो गया था। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये अच्छा खासा शासन सत्ता का विस्तार किया था, लेकिन इस पर नजर लग गया किसका, जहांगीर का। तो जहांगीर के सैनिकों ने इसको क्या किया कि 1316 ईस्वी में पकड़ करके बंदी बना लिया, बंदी बनाकर ले आया, और उसके बाद इसके साथ बहुत गलत किया गया, जो किसी शासक के साथ नहीं किया जाना चाहिए था। एकदम दरिंदगी का हद कर दिया गया। यहाँ पे बाघ को मतलब छोड़ दिया गया, बाघ छोड़ दिया गया, बाघ से लड़ने के लिए छोड़ दिया गया, और इसको जो सजा दिया गया उसमें बाघ नोच नोच करके एक प्रकार से इसको खा गया। तो इसी दौरान इसकी मृत्यु हो गया, सहबल राय का मृत्यु हो गया। तो बाघ से लड़ने के लिए छोड़ दिया गया। तो सोचिए आप जो है अभी हम लोग जीते हैं किस दौर में जीते हैं, पहले हम लोग गुलामी और आजादी के बीच में क्या कंडीशन था आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति यहाँ पर होता था। कभी भी अंग्रेजन किसी को भी आम के पेड़ पर, सखुआ के पेड़ पर, परास के पेड़ पर टांग देता था, जिसको मन करता था, जिसको बुझाता था, एक दिन में फांसी की सजा सुना दिया जाता था। आज के समय में वैसा नहीं है। आज फांसी की सजा सुनाया भी गया है ना, तो हो सकता है वो आदमी फांसी की सजा पहले जो है वो ऐसे ही निपट जाए, उम्र ज्यादा हो जाने के कारण। तो ये चीज होता है यहाँ पर। लेकिन पहले का जो सजा था, आज आपको अंग्रेज सजा सुना कल फांसी दे देता था, ऐसा भी होता था, समझ रहे। हमारे यहाँ 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी को नादिर अली और जयमंगल पांडे को मेजर इंग्लिश पकड़ा था, और 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी को मतलब पंसीहारी तालाब में आम के वृक्ष पर लटका करके फांसी दे दिया गया। आप सोचिए दो ये दिन में ये डिसीजन ले लिया गया। तो आपको आजादी बहुत आसानी से नहीं मिली है, हमको आजादी बहुत आसानी से नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप लोग क्या सोचते हैं मतलब कि आजादी दिलाने वाले लोग ऐसे ही दिला दिया? नहीं, बहुत सारा बलिदान वो सब दिए हैं, ठीक है। आप लोग अभी बाबू सोना करते रहते हैं, वहां दिलाने वाला लोग क्या क्या करके गया है बेचारे लोग, ठीक है। देखिए इसके बाद हम आगे देखते हैं यहाँ पे प्रताप राय, ठीक है। प्रताप राय, प्रताप कर्ण, अभी जो है प्रताप राय, प्रताप कर्ण आप वहां भी पढ़े होंगे, ठीक है। जब नागवंशी वंश पढ़ रहे थे तो वहां भी पढ़े होंगे, यहाँ पर भी है, ठीक है। चेरो राजवंश में भी है। तो प्रताप बढ़िया नाम होगा, प्रतापी से निकला हुआ नाम लगता है, इसीलिए इसको सब लोग धर लेता था, ठीक है। तो प्रताप राय जो है ना वो ऐसा शासक था यहाँ पे, ये प्रताप राय, ये याद रखेंगे, ये शाहजहां के समकालीन था, ये इंपॉर्टेंट है। प्रताप राय शाहजहां के समकालीन शासक था, याद रखेंगे। प्रताप राय पुराना किला बनाएगा, पुराना किला, ठीक है। पुराना किला जो है ये पलामू के क्षेत्र में है, तो पलामू के क्षेत्र में पुराना किला का निर्माण जो है वो यही चेरो राजवंश का शासक प्रताप राय करेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे पलामू के पुराने किले का निर्माण जो है वो कौन कराता है, तो ये प्रताप राय यहाँ पर कराता है, ये याद रखेंगे। और इसके समय जो मुगल सूबेदार था शाइस्ता खां जो था वो 1642 ईस्वी में देखा जाए तो प्रताप राय के राज्य में मतलब आक्रमण किया था, इसके राज्य के ऊपर में आक्रमण करने का काम किया था। वैसे ये नहीं पूछा जाता है, बस आपसे पूछा जाता है कि पुराने किला का निर्माण जो है वो किसने किया था, तो प्रताप राय ने किया था। कहाँ पे है, पलामू में है, ये याद रखिएगा। और एक नावा किला है, नया किला है, मेदिनी राय जो है उसका निर्माण कराएगा, ठीक है। तो वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। बस आपको ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा इसको ज्यादा दिमाग में नहीं रखना है। तेज राय, तेज राय, देखिए तेज राय भी जो था वो शाहजहां के समकालीन था,
शाहजहां के समकालीन शासक था, याद रखेंगे। इसके समय भी जो देखा जाए तो शाइस्ता खां जो है इस पर आक्रमण किया था, इस समय आक्रमण शाइस्ता खां ने किया था, तो इसको भी याद रखिएगा, शाइस्ता का आक्रमण किया था और ये भी जो है शाहजहां के समकालीन था, तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मेदिनी राय, सबसे वीवीआई इंपॉर्टेंट, वीवीआई इंपॉर्टेंट इसलिए कि चेरो राजवंशों में सबसे इंपॉर्टेंट शासक यही है, चेरो राजवंशों में सबसे इंपॉर्टेंट शासक यही है, जिससे एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो मेदिनी राय जो है वो 1658 से 1674 तक ये रूल करेगा, शासन करेगा, और इसके बाद ये बहुत सारा काम करेगा, ठीक है। यहां पर देखा जाए तो मेदिनी राय जो है वो चेरो राजवंश का एक प्रतापी शासक था, एक प्रतापी शासक था ये मेदिनी राय, याद रखेंगे। और इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके समय में देखा जाए तो राज्य को पूरा तरीका से देखा जाए तो स्वर्ण युग कहा जाता था, राज्य का स्वर्ण युग इसके समय में कहा जाता था। और एक न्यासी राजा था, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मतलब चेरो राजवंशों में एक न्यासी राजा कौन कौन था, तो ये मेदिनी राय था, एक न्यासी राजा था, याद रखेंगे। औरंगजेब के समकालीन था, औरंगजेब के समकालीन था, न्यासी राजा था, स्वर्ण युग कहा जाता था, एक प्रतापी शासक मेदिनी राय था, याद रखेंगे, ठीक है। अगर बात किया जाए यहां पर तो इंपॉर्टेंट रहेगा, आगे देखते हैं। देखिए पलामू में जो नया किला है उसका निर्माण कार्य ये शुरू करवाया था, पलामू का जो किला है उसमें पूरी तरीका से देखा जाए तो इसका निर्माण कार्य जो है पूरा करवाने का काम यही करवाया था, याद रखेंगे। पलामू में जो नया किला है उसका निर्माण कार्य प्रारंभ यही करवाया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाया था, पूरा नहीं करवा पाया था, तो याद रखेंगे। यहाँ पे जो है देखा जाए तो पुराना जो किला है उसके समीप में एक यहाँ पे काम करवाया था कमल दह, ठीक है, कमल दह, ये एक नामक यहाँ पे तालाब बनवाया था, ये तालाब बनवाने का काम करवाया था कौन, तो ये मेदिनी राय, याद रखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहां पर क्या होगा ये दिमाग में अच्छे तरीका से रखना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन होगा यहाँ पे। इसमें देखा जाए तो एक युद्ध यहाँ पे हुआ था, नागवंशी राजा रघुनाथ शाह, रघुनाथ शाह जो है नागवंशी राजा था, तो इसके साथ इसका युद्ध हुआ था और इसके साथ जो है ये इसको पराजित कर दिया था, ठीक है, रघुनाथ को पूरा तरीका से पराजित कर दिया था। और यहाँ पर जो नागपुरी दरवाजा बना हुआ है, नागपुरी जो दरवाजा बना हुआ है उसको लूट करके लाया था और ये अपना जो किला बना रहा था, पलामू का नया किला जो बना रहा था तो उसमें लगवाया था। मेदिनी राय जो अपना नयका किला बना रहा था उसमें नागपुरी दरवाजा जो है जो लाने का काम कहाँ से किया था, तो ये डोईसा वाला क्षेत्र, ये डोईसा पड़ता है कहाँ पे, तो गुमला में, गुमला में, तो यहां से ये लाया था, लूट करके लाया था, कुल मिला के जीत गया था, यहाँ पे रघुनाथ शाह को हराया था तो यही ना जीत गया, तो लूट करके क्या लाया, जीत करके लाया, ठीक है। तो ये कहने का मतलब बात हुआ, इसको थोड़ा याद रखेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट शासक एक और आएगा, रंजीत राय, रंजीत राय। देखिए बहुत सारा बात बताने का होता है लेकिन जो पूछा जाएगा वही पढ़िए, ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं। रंजीत राय जो है वो 1716 ईस्वी से 1722 ईस्वी तक ये शासक रहता है, याद रखेंगे। ये जो है शासक इंपॉर्टेंट रहेगा कि किसके स्थान पर आया था, तो साहेब राय, बहुत सारा शासक को हमको बीच में नहीं पढ़ना है, बहुत सारे शासक लोग हैं यहाँ पे, तो साहेब राय का उत्तराधिकारी के रूप में ये गद्दी पर आया था, कौन, रंजीत राय, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसके समकालीन जो है यहाँ पे, इसके शासन काल में यहाँ पे बात किया जाए तो बिहार का जो मुगल सूबेदार था वो कौन था, तो ये याद रखेंगे यहाँ पे सरबुलंद खां, सरबुलंद खां जो है वो बिहार का सूबेदार था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। पलामू आया था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखेंगे। यहाँ पे रणजीत सिंह जो है वो 1719 ईस्वी में दलेल सिंह जो ये रामगढ़ का राजा था, इसके सहायता से क्या किया गया था, तो टोरी जो परगना है, टोरी परगना, उस पर कब्जा कर लिया था। मतलब कि रणजीत सिंह जो है ये चेरो राजा था, 1719 ईस्वी में दलेल सिंह जो रामगढ़ का राजवंश का, रामगढ़ का शासक ये था, तो इसके सहायता से टोरी का परगना क्षेत्र पर कब्जा ये कर लिया था रंजीत सिंह, ठीक है।
तो ये थोड़ा याद रखेंगे। यहां देखा जाए तो 1722 ईस्वी तक ये पूरा तरीका से शासन किया था ये, तो ये थोड़ा सा बात याद रखने वाला है। मतलब दलेल सिंह और रणजीत सिंह एक समय शासन सत्ता में थे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे यहां पर देखते हैं जय कृष्ण राय। जय कृष्ण राय ये देखा जाए तो 1722 से 1770 ईस्वी के बीच में स्थिति आपको देखने को मिलेगा। तो ये जय कृष्ण राय जो है याद रखना है, रंजीत राय की हत्या करके जय कृष्ण राय जो है वो पलामू राज्य पर शासन सत्ता किया था, कब्जा किया था, ठीक है। मतलब रंजीत राय को जो है वो मार दिया था कौन, यहाँ पे जय कृष्ण राय जो है मार करके पलामू पर अधिपत्य कर लिया था, अधिकार कर लिया था पलामू के क्षेत्र पर 1722 ईस्वी में, ठीक है। तो याद रखेंगे अब 1722 से आगे तक रहेगा। बाकी जो है 1730 ईस्वी में देखा जाए तो इस समय बिहार का सूबेदार यहाँ पे फर्रुख उद्दौला जो था वो यहाँ पे था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। या तो कुंजीत सिंह जो है यहाँ पे वो कानूनगो की सहायता से चेरो वंश का जो शासक था जय कृष्ण राय, वो 5000 रुपया जो है यहाँ सालाना कर वसूला करता था। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस सूबेदार थोड़ा मोड़ा बिहार का एरिया में हम लोग थे, तो इसको याद रखना है, नहीं तो कोई ये लाइन का मतलब नहीं है ऐसा। तो ये जो 5000 रुपया इससे वसूला करता था, तो वो तो यहाँ पे अलीवर्दी खां भी वसूला करता था, बिहार का सूबेदार ये बना था, तो ये भी अलीवर्दी खां भी वसूला करता था राजस्व के रूप में। तो वैसा ये सब नहीं पूछा जाता है, इतना आपको जरूरत नहीं है। हाँ ये जरूरत है एकदम, ई लाइन एकदम VVI हो जाएगा, एकदम लिख लीजिए, पक्का छपेगा। चूड़ामन राय, चूड़ामन राय जो है यह चेरो राजवंश का अंतिम शासक था। तो पहला शासक भगवंत राय और अंतिम शासक चूड़ामन राय, ये दोनों क्वेश्चन बढ़िया पूछा जाएगा, इसको एकदम अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है। यहां से कुछ भी क्वेश्चन छप सकता है। तो ये बात जो हुआ ये पूरा हम चेरो राजवंश का किए, ठीक है, चेरो राजवंश का यहाँ पे किए, जो कहां पे रूल कर रही थी, तो पलामू के क्षेत्र में, पलामू के क्षेत्र में रूल कर रही थी। किसको अपदस्थ किया था, अपदस्थ किसको किया था, तो ये रक्सेलो को, रक्सेलो को, ठीक है। किसको अपदस्थ करने का काम किया था, रक्सेलो को, रक्सेलो को अपदस्थ करने का काम किया था। पहला राजा कौन था, तो पहला राजा कौन था, तो याद रखेंगे भगवंत राय, भगवंत राय, ठीक है। भागवत राय उसी को कहते हैं, ये पहला शासक था। अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक जो है ये था आपका चूड़ामन राय, ये अंतिम शासक था, याद रखेंगे चूड़ामन राय अंतिम शासक था। तो इतना बात कम से कम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर इतना बात ध्यान में रखते हैं तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा चेरो राजवंश से, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी इससे जो नहीं जुड़े होंगे ले लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट मिलता है, इसमें कोई प्रचार उचार नहीं आता है, बिंदास पूरा जो है सीक्वेंस वाइज आप पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन पर, कोई प्रचार नहीं आएगा। हाँ 2 साल वैलिडिटी दिया गया है, मतलब 2 साल जितना भी एग्जाम हो रिपीट कर करके आप उतना बार पढ़ सकते हैं। मात्र 249 रुपया में है, पूरा सिलेबस है, और इसको कुछ ना कुछ यहाँ देते रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज ही खत्म कर देंगे, खत्म तो हो गया है। अगर ये चला जाएगा तो इसके बाद अगर देखेंगे तो केवल उसमें क्षेत्र मतलब वहां पे देखेंगे तो जनजातीय विद्रोह बचा हुआ है, योजना बचा हुआ है, काम इसमें खत्म हो जाएगा। तो आप देखते रहिए 2 साल तक, कोई प्रचार उर्चा का लफड़ा नहीं कि 1 घंटा का वीडियो तो 20 बार प्रचार आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। एप्लीकेशन में एकदम बिंदास पढ़िए यहाँ से, ठीक है। और सबसे बड़ा खासियत बात है कि सब नोट्स मिल जाता है, मतलब जितना भी पढ़ा रहे हैं ये सब PDF, यहाँ पे PDF, ये सारा PDF नोट ई बुक्स यहाँ पे सब मिल जाता है। करंट अफेयर का भी इसमें दे दिए हैं, मतलब झारखंड करंट अफेयर का दे दिए हैं, 24 जिला दे दिए, देखिए सभी 24 जिला भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। 24 जिला मतलब जो 99 रुपया हम अलग से देते हैं वो इसी में दिया हुआ है। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे तो करंट अफेयर जो 99 रुपया का अलग से वो भी इसमें दिया हुआ है। फिर जितना पढ़ाते हैं उसका अपडेट इसमें सब मिलता है। तो इसको आप ले लीजिएगा, थोड़ा हमारा एक सपोर्ट हो जाता है साथ अगर आप लोग देंगे तो, और कुछ बात यहाँ नहीं है, ठीक है। नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा एप्लीकेशन का, और इतना ही लगेगा। पहले शायद 49-50 बढ़ गया था, लेकिन हम अब इतना
कर दिए हैं, आप इतना आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट रहेगा आगे, एकदम पक्का यहां से छपेगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहां से बनने का चांस बनता है, 1 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सिंहभूम का सिंहवंश, सिंहभूम का सिंहवंश इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर बात किया जाए तो हो जनजातियों में देखा जाए, हो जनजातियों के अनुसार एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात होता है कि जो सिंहभूम है, जो सिंहभूम का क्षेत्र है उसका नामकरण, मतलब इनके कुल देवता है कौन, तो सिंहबोगा, सिंहबोगा, सिंहबोगा जो है इनके कुल देवता पर इसका नामकरण जो है सिंहभूम का क्षेत्र का नामकरण हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, सिंहभूम का क्षेत्र का नामकरण सिंहबोगा के नाम से हुआ है, ऐसा मानना है इस मतलब हो लोगों का, ये थोड़ा सा आप ध्यान में यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है एक बात यहाँ पर और इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सिंह वंश का एक ग्रंथ है, सिंह वंश का एक ग्रंथ है, याद रखेंगे वंश प्रभा। ठीक है, वंश प्रभा एक ग्रंथ का नाम है, याद रखेंगे वंश प्रभा। और ये वंश प्रभा जो है इसमें पूरा तरीका से लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे लेखन में मिलेगा, सिंह वंश का 2 शाखा चर्चे में रहा है, 2 शाखा का वर्णन मिलता है। ठीक है, सिंह वंश का 2 शाखा देखने को मिलता है, वंश प्रभा में इसको लिखा गया है। ठीक है, 2 शाखा आखिर कौन कौन है भाई, 2 शाखा, तो एक शाखा यहां पर देख रहे हैं, पहली शाखा याद रखेंगे ये 7वीं शताब्दी में चालू हुआ था, 7वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था, बोला जाए 7वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुआ था, और अगर ये नहीं रहेगा तो 8वीं शताब्दी के 8वीं सदी का, ठीक है, 8वीं सदी का प्रारंभ में। ठीक है, 8वीं सदी का प्रारंभ में बोलिए या 7वीं शताब्दी के अंत में ये शाखा प्रारंभ हुआ था। काशीनाथ सिंह जो है इसके संस्थापक थे, ये याद रखेंगे। ठीक है, जो हम नीचे बताएंगे। दूसरी शाखा जो है, दूसरी शाखा यहां पर है, याद रखेंगे ये 1205 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, 1205 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था। इसके संस्थापक आगे हम बताएंगे दर्प नारायण सिंह थे। ठीक है, युधिष्ठिर भी इसी के शासक थे, अर्जुन सिंह दूसरा इसी का शासक था, अर्जुन सिंह दूसरा का ही पुत्र था विक्रम। ठीक है, यहाँ पे विक्रम जो है वही जाकर के सरायकेला खरसावां का स्थापना करता है। ठीक है, तो वो सब यहाँ पे हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहली शाखा, पहली शाखा का बात किया जाए तो इंपॉर्टेंट रहेगा, पहली शाखा का संस्थापक स्थापना हुआ था कब, तो 7वीं शताब्दी। ठीक है, 7वीं शताब्दी या तो अंत में इसका बोलिए या 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में या तो आरंभ में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे संस्थापक कौन थे, तो काशीनाथ सिंह, अभी हम बताए थे इसके संस्थापक कौन थे, तो काशीनाथ सिंह थे, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद अगर बात यहां पर किया जाए तो ये होगा कुल इसमें कितने राजा हुए थे, तो पहली शाखा में ये यहाँ पर 13 राजा हुए थे और दूसरी शाखा में 52 राजा हुए थे। तो उतना उतना राजा पढ़ने लगिएगा तो खाली झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश पढ़िएगा, बाकी कुछ नहीं पढ़िएगा, पता चलेगा कि यही पढ़ रहे हैं। तो इतना नहीं पढ़ना है, जो पूछता है उसी को पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब इसका मुख्य बात क्या है सो जानना है। पहली जो शाखा काशीनाथ सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था, तो आखिर इसका मुख्य बात क्या है, इसका मुख्य बात है कि प्रारंभ में देखा जाए तो यहाँ के जो राजा थे वो छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो नागवंशी शासक हुआ करते थे उसके अधीन थे, उसके प्रभुत्व को स्वीकार कर लिए थे और शासन सत्ता चला रहे थे। लेकिन बाद में क्या होता है, परंतु बाद में जो है ये स्वतंत्र रूप से शासन सत्ता स्थापित कर लेते हैं, स्वतंत्र रूप से शासन सत्ता चलाना प्रारंभ करते हैं। ये भी बात आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात किया जाए 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में देखा जाए, यहाँ पे प्रारंभ तक यह राज्य जो है वो अस्तित्व में रहा था, स्थापित रहा था, विद्यमान रहा था, अस्तित्व में रहा था। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, 13वीं शताब्दी तक जो है अस्तित्व में यहाँ पर ये प्रथम शाखा जो है वो रहा था। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए तो दूसरी शाखा, दूसरी शाखा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी शाखा, दूसरी शाखा का अगर यहाँ पर बात किया जाए तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1205 ईस्वी में, 1205 ईस्वी में दूसरी शाखा का स्थापना हुआ था, जो 1265-67 तक ये चलेगा।
उसके बाद जो है इसका अस्तित्व पर थोड़ा सा खतरा मंडराने लगेगा यहाँ पे, याद रखेंगे। इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक दर्प नारायण सिंह, पहले भी बता दिए, दर्प नारायण सिंह इसके संस्थापक थे। दूसरी शाखा का जो दूसरे राजा कौन थे? दूसरे शाखा का दूसरे राजा कौन थे? तो ये युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर, याद रखेंगे। और कुल इसमें 52 राजा हुए थे। अभी हम देखें कि प्रथम जो शाखा था, तो प्रथम शाखा में कितने राजा हुए थे? 13 राजा हुए थे, 13 राजा हुए थे। और ये दूसरी शाखा है, यहाँ पे दूसरी शाखा है, इसमें कितना राजा हुए? तो 52 राजा हुए, ठीक है। जिसमें सबसे अगर संस्थापक का बात करें तो ये यहाँ पे होंगे दर्प नारायण सिंह होंगे। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पर बात किया जाए आगे, तो देखिए युधिष्ठिर के मृत्यु के बाद यहाँ पे कौन शासक बनते हैं? तो काशीराम सिंह जो है शासक बनते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि बहादुर शाह प्रथम के ये समकालीन थे। बहादुर शाह प्रथम के समकालीन कौन थे? तो काशीराम जो है बहादुर शाह प्रथम के समकालीन थे। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यहां से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आगे यहां पर बात किया जाए तो काशीराम सिंह देखा जाए यहाँ पे, तो बनाई क्षेत्र जो पोरहाट है उसका नामकरण किए थे, याद रखेंगे। और नई राजधानी यहाँ पे बनाई थी, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो काशीराम सिंह जो है वो बनाई क्षेत्र में जो पोरहाट है उसका नामकरण किए थे। पोरहाट का क्षेत्र अभी भी पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में मिलेगा। पोरहाट का किला भी मिलेगा और यहाँ पे पोरहाट का जंगल भी मिलेगा। इसका नामकरण जो है ये किए थे कौन? तो काशीराम सिंह ने किया था। और इसको बाद में राजधानी बनाने का काम इन्होंने किया था। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पर बात किया जाए तो इसके बाद अगर प्रमुख शासक में देखेंगे तो अच्युत सिंह जो है वो इनके शासनकाल जो है प्रारंभ यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। इनका शासनकाल यहाँ से प्रारंभ होता है। उसके बाद ये क्या करते हैं अच्युत सिंह? तो याद रखेंगे ये कुल देवी जो है, कुल देवी के रूप में पौड़ी देवी को, ठीक है, पौड़ी देवी को ये है प्राण प्रतिष्ठा करवाने का काम ये आदमी करता है। तो इसको भी थोड़ा सा अभी को कभी पूछेगा तो नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछने वाला ये हो जाता है कि अंतिम शासक कौन था, क्योंकि दूसरा जो शाखा था, दूसरा शाखा में 52 राजा हुए, ठीक है। तो 52 राजा में अंतिम राजा कम से कम याद रखिएगा। और पहिल का दर्प नारायण सिंह और अंतिम याद रखना है। अंतिम राजा कौन थे? तो यहाँ पे नरपति सिंह द्वितीय ये दूसरा राजा थे, याद रखेंगे। और इसी के बीच में एक शासक यहाँ पे आएगा अर्जुन सिंह, ठीक है, अर्जुन सिंह द्वितीय, ठीक है, द्वितीय। और इसी का जो है पुत्र होता है विक्रम सिंह, ठीक है, विक्रम सिंह इसी का पुत्र जो होता है, इसी वंश का शासक होता है। और मतलब अर्जुन सिंह दूसरा जो है इसी वंश के शासक होते हैं, दूसरे शाखा के। और इसी का पुत्र होता है विक्रम सिंह। और यही विक्रम सिंह जो है वो 1680 ईस्वी के आसपास में सरायकेला, ठीक है, सरायकेला खरसावां राज्य का ये नामकरण करता है, स्थापना करता है। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये जितना बात बताएं वो सब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान में रखना है। और 7 बजे जो लाइव सेशन शाम में होता है, यहाँ पे शाम 7 बजे, ठीक है, शाम 7 बजे, ठीक है, 7 PM जिसको बोलते हैं, 7 PM में ये क्लास जो होता है लाइव होता है, MCQ फॉर्मेट में होता है, ठीक है। और ये MCQ फॉर्मेट में जो क्वेश्चन आता है वो एकदम शानदार होता है। तो इससे अगर आप नहीं जुड़ते होंगे तो जुड़िए। टेलीग्राम में आप टेस्ट लेने के लिए बोलते थे, तो टेलीग्राम से टेस्ट तो अच्छा यहाँ चलता है। सम्मा में आप आइए और यहाँ पर 1.5-2 घंटा ऐसा पढ़ाया जाता है MCQ फॉर्मेट। इसमें GS का भी क्वेश्चन रखते हैं, उसके बाद झारखंड का भी रखते हैं, बहुत सारा चीज रहता है। तो आपको मजा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। टेलीग्राम में तो ये सब क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि आप ये 7 बजे वाला शाम का जो लाइव सेशन है यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब पर आपका ये यूट्यूब पर
लाइव सेशन है, ठीक है, लाइव सेशन है, तो लाइव ये क्लास होता है, तो इससे आप लोग जरूर जुड़िए, ठीक है। इसमें पूरा मजेदार सेशन होता है 2 घंटा तक का, आपको लगेगा कि 2 घंटा में आप कम से कम 400-500 क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है। इस टाइप का यहाँ पर हम चलते हैं, तो इससे जरूर जुड़िएगा। जो नहीं जुड़े होंगे जुड़िएगा, आज ही से जुड़िएगा, शाम में जितना ज्यादा जुड़िएगा उतना हम इस सेशन को और मजेदार बनाएंगे, ठीक है, लाइव सेशन को। बाकी इस एप्लीकेशन इसी नाम से मिलेगा, ठीक है, इससे जरूर जुड़ जाइएगा और हमको थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। कम से कम 25 रुपया वाला तो ले लीजिए, कुछ बड़ी बात नहीं है। 25 रुपया वाला साइंस दे रहे हैं, ऐसा ही नहीं आप लोग से ले रहे हैं, 3000 प्लस प्रश्न जो है साइंस का दे रहे हैं। 25 रुपया वाला तो कोई बड़ी बात नहीं, इसको एक खरीद करके चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये बोर्डवा खोल करके चल जाएगा हमारे यहाँ से, ठीक है। कहने का मतलब ये कंडीशन है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है मानभूम, ठीक है, मानसून नहीं, मानभूम, ठीक है, मानभूम। मानभूम का मानवंश, मानभूम का मानवंश है, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए मानभूम का मानवंश के बारे में जानकारी कहां से मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखेंगे 8वीं सदी में, ठीक है, 8वीं शताब्दी में दूधपानी, ये कहां पर है, ये हजारीबाग में, तो दूधपानी में एक शिलालेख मिला है, ये हजारीबाग में है। और एक यहाँ पे 14वीं देखेंगे तो शताब्दी में यहाँ एक कवि हुआ करते थे, कवि गंगाधर राव, ठीक है, ये धनबाद के क्षेत्र का बात है, कवि गंगाधर राव थे। इन्होंने एक यहाँ पे लिखा था गोविंदपुर में एक शिलालेख, ठीक है, इन्होंने एक गोविंदपुर में शिलालेख का निर्माण किया था। और इसमें जो है ये है कहाँ पे, गोविंदपुर, तो धनबाद में है। इसमें पूरी तरीका से मानभूम, ठीक है, मानसून नहीं, मानभूम वंश का जानकारी प्राप्त होता है इसी से, ठीक है। एक तो हजारीबाग के क्षेत्र में जो 8वीं शताब्दी में दूधपानी शिलालेख हजारीबाग से मिला है, और 14वीं शताब्दी का जो कवि गंगाधर राव जो है उनके द्वारा निर्मित गोविंदपुर शिलालेख से ये जानकारी मिलता है कि मानभूम राजवंश हुआ करता था, ठीक है। देखिए ये क्षेत्र कहां से कहां तक विस्तृत था, तो हजारीबाग से मिला है प्रमाण, तो हजारीबाग के भी क्षेत्र में होगा। इसके बाद एक यहाँ पर मानभूम के क्षेत्र में मिला है, तो मानभूम का, क्योंकि धनबाद जो है मानभूम के क्षेत्र में ये कवि गंगाधर राव वाला मिला है, और हजारीबाग के क्षेत्र में ये दूधपनिया में मिला है। तो इस तरह से इसका क्षेत्र विस्तार जो है वो शासन का कहाँ था, तो हजारीबाग और मानभूम, जिसको मानभूम को वर्तमान धनबाद बोल सकते हैं आप, ठीक है, धनबाद बोल सकते हैं इसको। तो ये याद रखेंगे, सब जगह मानसून लिखा गया लेकिन मानभूम कर लीजिएगा, ये मानभूम, ठीक है। देखिए मानभूम के शासक जो है ये अत्यंत जो है यहाँ पर क्या थे, तो अत्याचारी थे, अत्यंत अत्याचारी शासक था, यहाँ पे पूरा तरीका से निर्दयी शासक था ये सब, कौन, मानभूम वाला क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पे 10वीं शताब्दी में देखा जाए तो प्रसिद्ध जो है एक भूमिज स्वराज आंदोलन हुआ था, भूमिज, ठीक है, भूमिज स्वराज आंदोलन हुआ था यहाँ पे। तो उसमें पूरा तरीका से ये कारण था कि जो इस राजवंश में जो अत्याचार हो रहा था उसी के कारण और उसी के परिणाम स्वरूप उभर करके सामने आया था, ठीक है। ये भूमि स्वराज आंदोलन जो है वो इसी अत्याचार का परिणाम स्वरूप जो है इस वंश में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। इसके अलावे अगर बात किया जाए यहाँ पर, तो जो मानभूम का जो राजा थे, जो यहाँ के शासन कर रहे थे, जो रूलर थे, वो क्या करते थे कि ये जो सब्बर जनजाति है, ठीक है, सब्बर जनजाति, ये सब्बर जनजाति जो है इन पर काफी अत्याचार करते थे, ठीक है। ये मानभूम वाले लोग काफी अत्याचार करते थे, खास करके जो महिलाएं हुआ करती थी उनके साथ बहुत अत्याचार किया जाता था। सब्बर जनजाति की महिलाओं के साथ काफी अत्याचार किया जाता था, जिसके कारण जो है ये क्या किए फिर बाद में कि ये सब्बर जो जनजाति है वो मानभूम का क्षेत्र छोड़कर बगल में एक पंचेत था, सबसे शक्तिशाली राजवंश, सबसे, ठीक है, सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली ये राजवंश था पंचेत। यहां पर चल जाते हैं और यहां पर अपना निवास स्थान बनाते हैं, पंचेत में चले जाते। मानभूम को अपना जो क्षेत्र है उसको छोड़कर बगल जो इसी मानभूम का क्षेत्र हुआ करता है पंचेत, वहां चले जाते हैं। और पंचेत में इसलिए सेफ फील करते हैं क्योंकि पंचेत बहुत ताकतवर हुआ करते थे। आप सोचिए
यहाँ पे नागवंशियों को रामगढ़ राजवंश वाले लोग सिंहदेव सिंह और बागदेव सिंह मार करके ठोक करके और समाप्त करवा दिया था और अपना रामगढ़ राज्य का स्थापना 1368 ईस्वी में किया था। और वो जो अब सोचिए, मतलब यहाँ पे नागवंशियों से भी ताकतवर हो गया कौन, तो रामगढ़ वाला लोग। और रामगढ़ वाला लोग समय समय पर कर और समय समय पर मालगुजारी देने का पंचायतों को काम करता था। मतलब कि रामगढ़ वाला लोग समय समय पर पंचायतों को टैक्स देता था, पंचायत को टैक्स देने जाता था। इसका मतलब पंचायत ज्यादा ताकतवर होंगे तब ना। तो ये सबसे ज्यादा क्षेत्रीय राजवंश में ताकतवर सत्ता इन्हीं के पास था, पंचायतों के पास। और यहीं पर ये सब सबर जनजाति लोग अपने आप को सेफ फील करते, इसीलिए यहाँ पर चले गए थे। ठीक है, आपको देखिए, आप किसी के पास भाग करके बचने जाइएगा तो वैसा ही लोग के पास बचने जाइएगा जो आपकी रक्षा कर सके। ठीक है, तो सबर को लगा कि पंचायत से ज्यादा ताकतवर कोई हो नहीं सकता है, इसीलिए पंचायत के पास चलो, यही हमारी सेवा कर सकते हैं, यही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो रक्षा करता है और यहाँ का शासक अच्छा होता है, और शासक अच्छा होता है गाय के पूंछ को जो है प्रतीक बना के रखता है, तो इसीलिए जो है ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। देखिए, आप पंचायत राजवंश का बात करेंगे तो पंचायत राजवंश का यहाँ पर बात किया जाए तो यह मानभूम का ही सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। मानभूम का ही सर्वाधिक शक्तिशाली, पूरा आप देखेंगे क्षेत्रीय राजवंश में सबसे शक्तिशाली राजवंश यही होगा, पंचायत राजवंश। क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, इसका संस्थापना कौन किया था, स्थापना कौन किया था, तो काशीपुर नरेश जो थे अनीता लाल, ठीक है, अनीता लाल इनके पुत्र थे, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, अनीता लाल के द्वारा यहाँ पे किया गया था, अनीता लाल के पुत्र के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि देखिए, ये राज्य का जो संस्थापक थे वो जो यहाँ पे पंचकोट का किला बनवाए थे, मतलब इसका जो संस्थापक थे, पंचायत का संस्थापक, पंचायत का जो संस्थापक थे वो यहाँ पे पंचकोट का किला बनाए थे। ये कहाँ पर है अभी, धनबाद में, मानभूम के क्षेत्र में, मतलब धनबाद में मतलब पंचकोट का किला का निर्माण इन्होंने करवाया था। तो ये भी थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ के जो शासक हुआ करते थे, याद रखेंगे, इसका जो शासक हुआ करते थे तो पंचायत का जो राजकीय चिन्ह हुआ करता था तो वो याद रखेंगे कपिला गाय का पूछ, कपिला गाय का पूछ हुआ करता था, या चवर इसको कहते हैं, ये हुआ करता था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। और यही गाय के, कपिला गाय के पूछ को प्रतीक चिन्ह बनाए जाने के कारण इन राजा को क्या कहा जाता था, तो ये गोमुखी राजा कहा जाता था। गोमुखी राजा मतलब गाय से एकदम प्रेम करने वाला राजा बोला जा सकता है इसको, तो गोमुखी राजा कहा जाता था। इसीलिए इसके शासन में बोला जाता है कि लोग सेफ फील करता था, क्योंकि ये देखिए एक धार्मिक प्रेमी टाइप का शासक था। तो किसी पर क्यों अत्याचार करता, अत्याचार तो वो लोग करते हैं जिसके अंदर में कंसपन भरा रहता है, लगता है कि वो कंस टाइप का व्यक्ति है। यहाँ तो भाई ये कंस टाइप का नहीं, तो गाय रक्षक टाइप का लग रहा है, तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा सहिष्णु शासक होगा, थोड़ा विचारक शासक होगा, सोचने वाला शासक होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पंचायत हो गया। अब खड़गडीहा का राजवंश को देखेंगे। ये खड़गडीहा है कहाँ, तो ये गिरिडीह में है। ठीक है, गिरिडीह याद रखेंगे, गिरिडीह में ये आपको देखने को मिलेगा। और यही खड़गडीहा के क्षेत्र में यहाँ पे लंगटा बाबा मेला लगता है, लंगटा बाबा मेला लगता है खड़गडीहा के क्षेत्र में, गिरिडीह के क्षेत्र में है। इसी से बहुत दूर उतरे जाएंगे तो तीसरी उसरी मिलेगा, कबूतरी पहाड़ मिलेगा, उन्हें देखेंगे तो। और यही गिरिडीह जहां पर पारसनाथ पहाड़ी मिलेगा, खंडोली डैम मिलेगा, उसरी जलप्रपात मिलेगा। यही गिरिडीह का स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था। यही गिरिडीह को कहते हैं, यहाँ पे झारखंड धाम बोलते हैं। ठीक है, झारखंड धाम बोला जाता है, हरिहर धाम बोला जाता है। ठीक है, जैन धर्म का मक्का बोला जाता है, जैन धर्म का मक्का बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब इसी को बोला जाता है, झारखंड धाम, हरिहर धाम, जैन धर्म का मक्का बोला जाता है। यहीं पर खड़गडीहा राजवंश का स्थापना कब किया गया था, तो याद रखेंगे 15वीं शताब्दी में किया गया था, 15वीं शताब्दी में किया गया था, याद रखना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा इसमें कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसके संस्थापक कौन थे, तो
हंसराज देव, ठीक है, हंसराज देव। हंसराज देव ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि दक्षिण भारत का शासक था, ये दक्षिण भारत का शासक था, दक्षिण भारत का ये शासक था हंसराज देव, जो उत्तर भारत में गिरिडीह के क्षेत्र में, खगड़िया क्षेत्र में आकर राजवंश का स्थापना किया था। तो इसका विस्तार गिरिडीह जिला के क्षेत्र में था, याद रखना है, ठीक है। विशेषता इसका क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि दक्षिण भारत का रहने वाला था हंसराज देव, और इसने जो है ये राजवंश का यहाँ पे स्थापना किया था उत्तर भारत में आकर के, ठीक है। तो ये सब थोड़ा बात यहाँ पर हो जाता है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। इतना ही पूछा जाएगा कि हंसदेव राज ने किस वंश का स्थापना किया था, तो खगड़िया राजवंश का स्थापना किया था, दक्षिण भारत का शासक था। तो ये थोड़ा याद रखेंगे। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है ढालभूम का ढाल वंश, ढालभूम का ढाल वंश। ढालभूम का ढाल वंश अगर देखा जाए तो ये ढालभूम का क्षेत्र देखेंगे तो ये अगर झारखंड है, ठीक है, ये अगर झारखंड है, ठीक है, झारखंड मैप बना करके पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो ये जो है झारखंड है, यहाँ पर जो है 90 किलोमीटर दूरी पर समुद्र है, यहीं पर अंग्रेजों को ये जो एरिया है, ये एरिया देख रहे हैं, ठीक है, यही है ढालभूम, ढालभूम, ये ढालभूम, यही ढालभूम के क्षेत्र से मतलब 1767 ईस्वी में अंग्रेजों का आगमन हुआ था, अंग्रेज का आगमन हुआ था, आगमन हुआ था, जो ढाल विद्रोह हुआ था यहीं पर। तो ये ढालभूम का ढाल वंश यहीं पर है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसका क्षेत्र विस्तार सिंहभूम में था, सिंहभूम के क्षेत्र में इसका विस्तार था। विशेषता क्या है कि इस समय जो है नर बलि प्रथा को मरीहा प्रथा कहा जाता है। तो नर बलि प्रथा का प्रचलन था, अभी भी बहुत जगह नर बलि प्रथा का प्रचलन है, और ये जो है ना अब धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ट्रेडिशनल मॉडल है, करने का मतलब लोग कहता है कि अगर हम नर बलि नहीं देंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। सोचिए, जिसके बच्चे को बलि दिया जाता है उसके माँ बाप को क्या और कैसा फील होता होगा। तो ये सब चीज है वो सही नहीं है। जैसे सती प्रथा में महिलाओं को जबरदस्ती चिता पर सुला दिया जाता था, केकरो मर्द मर गया तो जैनी को ऐसे ही चढ़ा दिया जाता था, तो ये गलत बात है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका ढालभूम का ढाल वंश हो गया। इस तरह से जो है क्षेत्रीय राजवंश पूरी तरीका से यहाँ खत्म होता है, ठीक है। खोरठा वाला से भी जुड़ सकते हैं, जेपीएससी वाले लोग होंगे तो खोरठा वाला पूरा मजेदार तरीका से पढ़ाने वाले हैं। जैसे आप खोरठा खरीदेंगे, ठीक है, खोरठा बहुत सस्ते में, कोई इतना सस्ता नहीं पढ़ाएगा। जेपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर 2 150 मार्क्स का, इसमें एकदम मजेदार तरीका से खोटा चलेगा। और जैसे आप खरीदते हैं तो लगभग 300 पेज का खोटा का नोट्स आपको तुरंत इंस्टेंट मिल जाता है, और उसके बाद उस नोट्स को हम एकदम लिखने फॉर्मेट में, क्योंकि खोटा में 18 क्वेश्चन जेपीएससी में लिखना होता है और टाइम मैनेजमेंट के साथ लिखना है, तो कैसे लिखना है, कितना लिखना है और जरूरत भर चीज पढ़ना है, तो वो सब हम आपको पूरा यहाँ पे पढ़ाएंगे संपूर्ण नोट्स के साथ। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा इजी फॉर स्टडी। थोड़ा मोड़ा आप लोग सहयोग कीजिए चैनल को, तभी चल पाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा हम खर्च माथा पर बोझ लेकर के चल रहे हैं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। बहुत हंस रहे हैं तो लोग को लगता है कि बड़ी खुश रहता है मास्टर, लेकिन वैसा बात नहीं है। बाकी ये सर जो अभी सीजीएल में तो इनका नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद रिजल्ट नहीं आया सर का, तो 2-4 दिन थोड़ा सा तकलीफ हुआ इनका, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से आज आए बहुत मतलब दर्द से बात करते हुए। उसके बाद थोड़ा देर तक रुके, बात किए, और कल से क्लास कंटिन्यू लेंगे। तो एप्लीकेशन पर जो है थियोरी वाला क्लास पूरा 99 रुपया में दे दिए हैं, पूरा खोरठा पढ़ाएंगे। इसमें जो है उत्पाद पुलिस का, देखिए क्षेत्रीय कार्यकर्ता, उत्पाद पुलिस और कचपाल, ठीक है, कचपाल, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, उत्पाद पुलिस, ये जो है पूरी तरीका से ये पढ़ाएंगे, ठीक है। 99 रुपया में मात्र दिए, कोई आदमी 99 रुपया में आपको नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, उसमें नोट्स वोट्स सब मिलेगा, ठीक है। बाकी एमसीक्यू तो यूट्यूब पर आएगा ही यहाँ पे, ठीक है। तो थियोरी समझेंगे, यहाँ बहुत अलग टाइप का लिखना पड़ता है, खोटा लिखना जो है, टाइपिंग करना बहुत मुश्किल होता है, तो एक प्रकार से वो टाइपिंग चार्ज लेते हैं और बाकी कुछ नहीं। ये पूरा खोटा आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, एप्लीकेशन पर, इसी पर इजी फॉर स्टडी पर चलेगा, ठीक है। तो जा करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और बहुत कुछ है आपका काम का, जो आपको अच्छा लगे यहाँ से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी विकास सिंगल तो जो है आप लोग के लिए तो समर्पित है, ठीक है, सब जगह फेसबुक उस सब जगह आपको समर्पित मिलेगा, तो यूट्यूब में भी मिलेगा। बस आप लोग साथ दीजिए, इसी तरह से चलिए,
ठीक है। अगर आप लोग जितना अच्छा दूरी तक आगे जाएंगे साथ मिल करके, तो हम उतना आगे तक आपको लेके साथ चलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बाकी सेशन अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, मेहनत अच्छा लगा हो, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और जरूरतमंद दोस्तों को थोड़ा वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि हमारा हौसला थोड़ा और बढ़े और बड़ी मजबूती के साथ आप लोग के साथ हम भी आगे चले। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।